गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी में भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद नामक चैप्टर के 7th पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं घर की याद के 24वें छंद की व्याख्या। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। हाय रे ऐसा न कहना। देखिए यहाँ कवि जो है वह वर्षा ऋतु में जेल में बंद है, बारिश हो रही है। उस समय उसे अपने घर की याद आ जाती है, अपने माता पिता और परिजनों की याद आती है। ऐसी स्थिति में कवि जो है वह अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए सावन से संदेशा भिजवा रहा है अपने माता पिता और परिजनों के पास। इसलिए वह सावन से कहता है कि हाय रे ऐसा न कहना, यानी कवि सावन को सावधान करते हुए कहता है कि हे सावन, मेरे माता पिता को ऐसा न कहना, अर्थात मैं जिस तरह से यहाँ हूँ इसी तरह से मत कहना। इसी तरह का मतलब ऐसा न कहना मतलब सच्चाई मत व्यक्त करना, अर्थात इस जेल में मुझे जितना कष्ट है, मैं जितना दुख झेल रहा हूँ, इस दुख या कष्ट को जा करके ठीक इसी प्रकार से तुम मेरी माता पिता से मत बता देना। कह न देना जागता हूँ, और तुम उनसे जा करके यह बात भी मत बता देना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ। क्योंकि जेल में कवि को कष्ट है, उसी कष्ट के बारे में सोचता हुआ वह देर रात तक जागता रहता है। इसीलिए वह सावन से कह रहा है कि कह न देना जागता हूँ। हे सावन, तुम मेरे माता पिता से जा करके यह मत कह देना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ, और मैं सामान्य व्यक्तियों से दूर भागता हूँ। क्योंकि कवि के हृदय में निराशा की भावना आ गई है, निराशा घर कर चुकी है। इसीलिए वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से भी दूर रहना चाहता है। इसीलिए कह रहा है कि वहाँ जा कर के यह मत कह देना कि मैं आदमियों से भी दूर भागता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है इसका अर्थ भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। यहाँ जो काव्य सौंदर्य है वही भाषा, खड़ी बोली। कवि जो है वह अपने व्यथा को अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। इसमें मर्मस्पर्शी करुणा की भावना का वर्णन किया गया है। संवादात्मक शैली है और खड़ी बोली भाषा है, प्रसाद गुण है। आइए अब हम 25वें छंद की व्याख्या देखते हैं। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देख ना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। फिर आगे कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सावन, कह न देना मौन हूँ मैं, तुम मेरे माता पिता से यह मत कहना कि मैं चुप रहता हूँ, अर्थात मैं बोलता नहीं हूँ। यानी कवि जो जेल में है तो उसके अंदर जब निराशा की भावना आ गई थी तो वह बहुत कम बोलता था। इसीलिए सावन से कह रहा है कवि कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता और परिजनों के पास जा करके यह मत बता देना उनसे कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, अधिकतर शांत ही रहता हूँ, चुप रहता हूँ। तुम उनसे जा करके इस बात को बिल्कुल मत कहना। खुद न समझूं कौन हूँ मैं, कवि कह रहा है सावन से कि मैं इतना दुखी हूँ कि मैं यह भी भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। अर्थात मैं, कवि के कहने का मतलब है कि मैं अपने आप को भी भूल जाता हूँ, अपने आप को भी कभी कभी नहीं पहचान पाता हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। देखना कुछ बक न देना, कवि कहता है कि हे सावन, तुम यहाँ की सारी बातों को जा कर के मेरे माता पिता से बड़ी सावधानी पूर्वक बताना। अर्थात कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी लापरवाही या तुम्हारे कुछ बातों से वे इस बात को पकड़ लें कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसीलिए कह रहा है कि तुम बड़ी सावधानी से जा कर के उन्हें ये सारी बातें बताना और उन्हें शक की कोई गुंजाइश मत देना। अर्थात तुम्हारी किसी बात से वह यह बात न जान पाएँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, वहाँ मेरा बेटा दुखी है। ठीक है ना। और इस तरह से अगर उन्हें संदेह हो जाएगा, शंका हो जाएगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो वे मेरे दुख को सोच करके वे भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए तुम अपनी बातों को बड़ी सावधानी पूर्वक उनसे व्यक्त करना।
यहाँ भी काव्य सौंदर्य वही संवादात्मक शैली है, भाषा खड़ी बोली है, ठीक ना। यहाँ देखिए मानवीकरण अलंकार है, सावन का मानवीकरण किया गया है क्योंकि उसे मानव के तरह कवि जो है उससे बातें कर रहा है। प्रसाद गुण है, ये था इसका काव्य सौंदर्य। आइए अब हम 26वें छंद की व्याख्या देखते हैं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वह न बरसें, पाँच वे को वह न तरसें। फिर आगे कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले हरे सावन, हे सावन तुम सजीले और हरे भरे हो, क्योंकि वर्षा ऋतु होती रहती है। वर्षा होने के कारण पृथ्वी पर जो घासें हैं वो हरी भरी हो जाती है, यानी पूरी पृथ्वी हरियाली से लद जाती है, हरियाली से युक्त हो जाती है और लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। क्योंकि वर्षा ऋतु के पहले ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म के ताप से सारे जीव दुखी होते हैं। इसीलिए यहाँ कवि कह रहा है कि जब बारिश होती है तो सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भी यहाँ सावन को हरा भरा कहा गया है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। कवि कहता है कि हे मेरे सजीले और हरे भरे सावन, तुम पुण्य सावन हो, अर्थात तुम पुण्य कार्य में लीन रहते हो। हे सावन तुम पुण्य कार्य में लीन रहते हो, तुम बरस लो वह न बरसें। हे सावन तुम जितनी इच्छा हो तुम बरस करके इस पृथ्वी को गीला कर दो, अर्थात पृथ्वी को प्रसन्न कर दो, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि वह न बरसें। वह माने मेरे माता पिता, यानी कवि के माता पिता की आँखों से आंसू न बहने पाए, पाँचवें को वह न तरसें, और उन्हें अपने पाँचवें बेटे अर्थात कवि यानी भवानी की याद करके वे रोने ना पाए, उनके आँखों से आंसू न गिरें। इस बात का तुम ध्यान रखना, तुम चाहे जितना बरसो लेकिन मेरे माता पिता के आँखों से आंसू न गिरने पाए, ठीक है ना। ये था अर्थ हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। आज ये पाठ अर्थ की दृष्टिकोण से और काव्यांशों पर आधारित प्रश्नों की दृष्टिकोण से समाप्त होता है। आइए अब हम इस 26वें छंद की भी शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है, संवाद शैली है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है, और यहाँ कवि जो है वह सावन को पुण्य कर्म में लीन बता रहा है। ये था इसका शिल्प सौंदर्य। अब आइए हम इन छंदों पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कवि सावन से क्या आग्रह करता है और क्यों। कवि सावन से क्या आग्रह करता है, ठीक है ना। देखिए कवि सावन से पहले ही छंद में हाय रे ऐसा न कहना, हाय रे ऐसा न कहना, जैसा है वैसा न कहना, यानी कवि यहाँ सावन से आग्रह कर रहा है कि वह उसके माता पिता से उसकी वास्तविकता के बारे में ना बताए, क्योंकि वास्तविकता को जानकर उसके माता पिता दुखी हो जाएंगे, ठीक है। यही आग्रह कर रहा है कि हे सावन तुम जा कर के जैसे यहाँ है, अर्थात मैं जितना दुख में और कष्ट में यहाँ हूँ उसी तरह जा कर के मेरे माता पिता से तुम बताना मत, ठीक है ना। ये था पहला प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, कवि की वास्तविक दशा कैसी है, ठीक ना। यहाँ देखिए, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, ठीक है ना। आदमी से भागता हूँ, कह न देना जागता हूँ, यही स्थिति है। देखिए कवि अत्यधिक निराश है, इसलिए वह रात भर जागता रहता है। निराशा के कारण वह आदमियों से भी दूर भागता है, वह शांत रहता है, चुप रहता है, और वह अपने आप को भी भूल जाता है। खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, वह अपने आप को भी भूल जाता है। यही है कवि की स्थिति, ठीक है ना। ओके, आइए अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं, कवि ने सावन को क्या उपमा दी है। देखिए यहाँ, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। कवि ने यहाँ सावन को सजीला, हरा और पुण्य पावन कहा है, यानी कवि ने सावन को सजीले, हरे और पुण्य पावन की उपमा दी है। आइए अब हम चौथा और अंतिम प्रश्न देखते हैं,
कवि सावन को क्या चेतावनी देता है? ठीक है ना। देखिए कह रहा है ये, देखना कुछ वक न देना, उन्हें कोई शक न देना, यही चेतावनी दे रहा है। यानी कवि जो है वह सावन को चेतावनी देता है कि वह उसके माता पिता के सामने बेवजह न बोले, कुछ बक न देना, अर्थात बेवजह मत बोलना, कि उन्हें मेरे बारे में सही सही मालूम हो जाए और जिससे वे दुखी हों। इसलिए अपनी बातों के माध्यम से कोई शक की गुंजाइश मत छोड़ना। ओके, बस इस पार्ट में इतना ही। यह पाठ अर्थ की दृष्टि से ही समाप्त होता है, इसकी व्याख्या। अब इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को हम अगले पार्ट में लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।